नमस्कार साथियों, नमस्कार। परिष्कार वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। साथियों, हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग जो एग्जाम है, सीईटी है, आरएस है, उनके लिए प्रश्न, कई प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों से आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो प्रश्न है आपके लिए नायाब नमूने हैं और इन प्रश्नों को पढ़ते वक्त हम इनका विश्लेषण भी करेंगे, तो प्रश्नों के साथ साथ में आपको अन्य जानकारी भी मिलेगी। मैं मधुसूदन आपके लिए लाया हूँ। ये जो 30 प्रश्न है ये इकोनॉमिक्स के हैं और अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं इनके बारे में। जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जेंडर बजट है क्या। जेंडर बजट, ठीक है। तो जेंडर बजट के बारे में ये है कि जेंडर बजट में केवल महिलाओं के कल्याण पर, महिलाओं के विकास पर जो खर्चा किया जाता है उसको ही दर्शाया जाता है। जेंडर बजट का संबंध मेल के डेवलपमेंट से, मेल के कल्याण से नहीं है, यानी पुरुषों के विकास से और पुरुषों के विकास से मतलब कल्याण से नहीं है। इसका संबंध केवल महिलाओं के कल्याण से है, महिलाओं के विकास से है। महिलाओं के विकास से संबंधित जो भी योजनाएं वगैरह चलाई जाती है और उनमें जो राशि खर्च की जाती है उस राशि का उल्लेख ही जेंडर बजट में किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि राजस्थान में सबसे पहले जेंडर बजट का उपयोग या जेंडर बजट को कब शुरू किया गया था। तो साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जेंडर बजट को सबसे पहले अपने राजस्थान में 2012 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 2012, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली को शुरू करने का श्रेय किससे दिया जाता है। भारत में बजट प्रणाली को शुरू करने का श्रेय किससे दिया जाता है, ये अपन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि बजट क्या है। तो बजट सरकार की आगामी वर्ष की जो अनुमानित आय और अनुमानित व्यय है उसका एक विवरण होता है, ब्यौरा होता है, दस्तावेज होता है और उसको संसद से परमिशन दिलाने के लिए सरकार के द्वारा हर वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट, अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों, सबसे पहला बजट भारत में प्रस्तुत करने का श्रेय किससे दिया जाता है। भाई प्रश्न ये है कि जेम्स विल्सन को दिया जाता है या लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है या जेम्स एकवर्थ को दिया जाता है या टॉम जेन बर्जन को दिया जाता है। तो मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ कि भारत का पहला जो बजट है वो 18 फरवरी 1860 को किसके द्वारा, तो जेम्स विल्सन, भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो अब इससे आपको इसके आंसर का पता चली गया होगा। भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जेम्स विल्सन को। यानी आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं इसको कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अंग्रेजी शासन काल में जेम्स विल्सन एक अंग्रेज वित्त विशेषज्ञ था और इसके द्वारा भारत में सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत की बजट प्रणाली का संस्थापक, पितामह या फाउंडर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन अगला प्रश्न देखते हैं साथियों इसमें। तो स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम बजट कब और किसने प्रस्तुत किया। तो ये प्रस्तुत किया, मैं आपको बता रहा था, आर के षणमुखम सेठी। आर के षणमुखम सेठी, ठीक है ना। तो आर के षणमुखम सेठी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का प्रथम बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो मैंने आपको इसका आंसर पहले बता ही दिया। इसका आंसर क्या होगा, 1860, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के जमाने से प्रस्तुत किया जाने वाला बजट जिसमें केवल बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि का ही उल्लेख किया जाता है, इस प्रकार के बजट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बजट हैं, जैसे परंपरागत बजट है, निष्पादन बजट है, शून्य बजट है, आउटकम बजट है। तो अंग्रेजों के जमाने से, यानी अंग्रेजों के जमाने से किस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो उसका सही आंसर कौन सा होगा, परंपरागत बजट। यानी वह बजट जो परंपरा से ही मतलब प्रस्तुत किया जा रहा था, अंग्रेजों के जमाने से ही प्रस्तुत किया जा रहा था, तो ऐसे बजट को कहा जाता है परंपरागत बजट। बाकी और बजट के बारे में ये है,
अब जैसे निष्पादन बजट क्या है कि वह बजट जिसमें बजट की प्रत्येक राशि पर खर्च की मतलब बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि और उस राशि से प्राप्त किए जाने वाले निष्पादन या उद्देश्य का ध्यान रखा जाता है। शून्य आधारित बजट का मतलब क्या है कि वह बजट जिसमें बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि के औचित्य पर विचार किया जाता है कि इस मद पर ये जो राशि है इसको खर्च करने का कारण क्या है, क्यों खर्च की जा रही है, और अगर उस मद पर खर्च करने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो क्यों नहीं उस मद को शून्य कर दिया जाए यानी हटा दिया जाए। तो इस प्रकार के बजट को शून्य बजट कहा जाता है। आउटकम बजट का मतलब क्या है कि ऐसा बजट जिसमें बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि और उस राशि से प्राप्त किया जाने वाले उद्देश्य और उस उद्देश्य को पूरा करने में लगाए गए समय यानी राशि, उद्देश्य और समय तीनों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे बजट को कहा जाता है आउटकम बजट। तो साथियों, मैंने आपको कहा कि अंग्रेजों के जमाने से कौन सा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, परंपरागत बजट। साथियों, मैं आपके लिए एक सूचना बता रहा हूं, हमारे परिष्कार कोचिंग सेंटर के द्वारा इसी सोमवार से नया बैच शुरू किया जा रहा है जिसमें पीएसआई, जीके और हिंदी का बैच है। तो इसमें आप जरूर भाग लें। हमारे परिष्कार में हर सोमवार को नया बैच बनता है, तो उसमें आप पधारें, परिष्कार की क्वालिटी का आनंद लें। परिष्कार की क्वालिटी का कोई मतलब मुकाबला नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। तो पेट्रो रसायन का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम से संबंधित उद्योग के लिए। तो साथ ही इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, वे आपको ध्यान होगा कि गुजरात में पेट्रोलियम निकलता है, बॉम्बे हाई में निकलता है, असम में निकलता है। तो जहां पर पेट्रोलियम निकलेगा वहीं पर तो पेट्रो रसायन उद्योगों के स्थापित होने की परिस्थितियां पैदा होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा होगा, गुजरात होगा। वैसे तो पेट्रोलियम महाराष्ट्र में भी निकलता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मतलब स्थिति है वो किसकी है, गुजरात की। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वित्त आयोग क्या है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि छोटे स्टूडेंट भी होते हैं तो उनको भी बताना पड़ता है। तो भारत मतलब अपने देश में राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और वो जो वित्त आयोग है वो केंद्र के द्वारा राज्यों को जो संसाधनों का आवंटन किया जाता है वो आवंटन करने के फॉर्मूले सुझाता है। भाई राज्यों को किस प्रकार से वो संसाधन आवंटन किए जाएं, केंद्र सरकार को जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं टैक्स से या अन्य प्रकार की जो इनकम होती है, तो उस आय का बंटवारा राज्यों को कैसे किया जाए, तो उन फॉर्मूलों को बनाने का काम कौन करता है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठन किया जाता है। और आपको ध्यान होगा मतलब अपने देश का जो प्रथम वित्त आयोग है वो कब बनाया गया था, यानी उसकी अवधि कब थी, तो 1952 से 1957 के लिए वित्त आयोग बनाया गया था। और अपने देश का जो वित्त आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, केसी नियोगी। और अपने देश में अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो साथ ही इसमें 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। भारत के 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न लेने जा रहे साथियों वो ये है, भारत के 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है। यानी ये जो 15वां वित्त आयोग बनाया गया है इसकी अवधि क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 15वें वित्त आयोग के पहले जो आयोग था उसकी अवधि या उसका कार्यकाल 2015 से 2020 था। तो फिर 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होगा, फिर तो 2020 से 2025 होना चाहिए। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 2026 तक के लिए है। मैंने 14वें वित्त आयोग का इसलिए बताया था कि 15वें वित्त आयोग के पहले जो आयोग थे उनका कार्यकाल 5-5 वर्ष है, और उनमें इस प्रकार से जैसे 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010, 10 से 15, 15 से 20। तो 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 तक है।
तो फिर 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यही है कि 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 नहीं है, बल्कि 2021 से 2026 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? सी, 2021 से 2026। अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जिससे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। इसको लोकप्रिय प्रश्न भी कहा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है, या भारत में सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है। प्रश्न यही है कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। हमारे देश में सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके बाद में दूसरा जो स्थान है वो पी चिदम्बरम का है, इनके द्वारा 9 बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। और इसके बाद में अगर हो सकता है तीसरा स्थान, तो हमारी जो वर्तमान की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इनका हो सकता है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में निर्मला सीतारमन मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। तो वर्तमान में ये जो आंसर है जो देख रहे हैं अपन कि भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किससे दिया जाता है, तो जो मैंने आपको कहा अभी उस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा इसमें? सी। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में केंद्रीय बजट शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। यानी भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो भारत में केंद्रीय बजट शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 112 में किया गया है, या अनुच्छेद 114 में किया गया है, अनुच्छेद 110 में किया गया है, कौन सी इसमें किया गया है? तो साथियों हमारे संविधान में देखो, हमारे संविधान में बजट शब्द को नहीं लिखा गया है। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्या अपने संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है क्या? तो अपने संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र लिखा गया है। एक आंसर तो हो गया। दूसरा यह है कि अपने संविधान में बजट शब्द का या वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो साथ यहाँ पर अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अब इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि जो बजट शब्द है इसका उल्लेख संविधान में है या नहीं है। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में तो नहीं है। बजट की जगह संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र। तो बजट का जो उल्लेख है संविधान में किस नाम से किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र के नाम से। तो 10वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? अनुच्छेद 112। ये जेलर और पीएसआई की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए नई सूचना है कि हमारे परिष्कार कोचिंग में सोमवार से नए बैच जारी हैं। नए बैच जारी किए जाएंगे, आगे भी होते रहेंगे। तो आपको परिष्कार की क्वालिटीदार कोचिंग की सहायता लेने के लिए हमारे परिष्कार कोचिंग में पधारें, और जो भी हेल्प होगी परिष्कार की तरफ से आपको की जाएगी। और परिष्कार की जो क्वालिटी है उससे आप लाभान्वित होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत में सबसे पहले बजट को हिंदी में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है साथियों। ये भी कई बार आता है कि भारत में सबसे पहले बजट को हिंदी में प्रस्तुत करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो भारत में सबसे पहले हिंदी में बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, उनका नाम है सीडी देशमुख। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सीडी देशमुख। भाई आप यूं कर सकते हैं कि अपने देश में 1952 से पहले जो बजट प्रस्तुत किया जाता था वो अंग्रेजी में होता था, लेकिन 1952 से अपने देश में बजट को हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि भारत में सबसे पहले बजट को हिंदी में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम है सीडी देशमुख, चिंतामणि दुर्गादास देशमुख। ठीक है ना? तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा साथियों? ए। अगला प्रश्न है,
भारत में राज्य बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत में राज्य बजट का, इसके पहले मैंने आपको केंद्रीय बजट के बारे में बताया था कि भारत में केंद्रीय बजट का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 112 में। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत में राज्य बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भाई 202 में किया गया है, 212 में किया गया है, या 301 में किया गया है, 200 में किया गया है, किस में किया गया है? तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? 202। भारत में राज्य बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है साथियों, तो सही आंसर कौन सा होगा? 202 यानी ए। ठीक है, अगला प्रश्न है मौद्रिक घाटे का संबंध किससे है? मौद्रिक घाटा। अब सबसे पहले तो देखिए कि मौद्रिक घाटा क्या है। ठीक है ना भाई, ऐसा है कि हमारे देश में सरकार के द्वारा विकास करने के लिए इनकम से ज्यादा खर्चा किया गया, इनकम से ज्यादा, यानी शुरू के वर्षों में, यानी 1951 के बाद में, वर्ष 1951 के बाद में भारत सरकार के द्वारा विकास करने के लिए, चाहे अपनी इनकम थी या नहीं थी, लेकिन विकास करने के लिए खर्चा ज्यादा किया गया। और जब इनकम से ज्यादा खर्चा होता है तो उससे जो घाटा होता है उसको क्या बोला जाता है? बजट घाटा। यानी हम जो हर वर्ष बजट बनाते हैं, बजट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि बजट सरकार की आगामी वर्ष की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का एक विवरण होता है। तो इसमें कौन सी इनकम होती है? अनुमानित। कौन सा व्यय होता है? अनुमानित। यानी एक प्रकार का ब्यौरा होता है कि आने वाले वर्ष में हमारी इनकम ये होगी, हमारा खर्चा ये होगा। लेकिन साथियों आपको ध्यान होगा कि विकास करना है तो चाहे इनकम हो या ना हो, हमें खर्च करना होगा, और खर्च करना होगा तो हमें उधार भी लेना पड़ेगा। भाई विकास करने के लिए हमें उधार लेना पड़ता है। अब उधार कहाँ कहाँ से ले? देश से ले ले, घरेलू मार्केट से ले ले, विदेशी मार्केट से ले ले। लेकिन अगर इसके बाद भी वो जो मतलब हम उधार ले रहे हैं उससे हमारी पार नहीं पड़ रही है, पूरा नहीं पड़ रहा है, तो हम रिजर्व बैंक से भी उधार लेते हैं। कभी कभी रिजर्व बैंक मुद्रा को छाप कर भी दे देता है। तो आप यूँ समझें कि बजट घाटे की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक से जो उधार लिया गया, वो उधार ली गई राशि को ही मौद्रिक घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौद्रिक घाटा। अब आप मेरी इस जबान में थोड़ा सा ध्यान देना। बजट घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक से जो उधार लिया जाता है, उस उधार ली गई राशि को यहाँ पर क्या बोला जाता है? मौद्रिक घाटा। यानी ऐसा घाटा जिसका संबंध किसी मौद्रिक संस्था से है। तो आपको याद होगा अपने देश में मौद्रिक संस्था कौन सी, सबसे बड़ी मौद्रिक संस्था कौन सी है? आरबीआई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौद्रिक घाटे का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बोला आरबीआई से है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है ना, रिजर्व बैंक। और मौद्रिक घाटे का मतलब क्या बताया मैंने? भाई कभी मौद्रिक घाटे के बारे में पूछ लिया जाए कि मौद्रिक घाटा क्या है, तो सरकार के द्वारा बजट घाटे की भरपाई करने के लिए आरबीआई से चाहे नए नोट छपवा कर या वैसे ऋण लिया जाए, तो जो ऋण की जो राशि है उस राशि को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं? मौद्रिक घाटा। ठीक है ना, तो मौद्रिक घाटे का संबंध सरकार से नहीं है, व्यापारिक बैंकों से नहीं है, राज्य सरकार से नहीं है, किससे है? रिजर्व बैंक से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक देश की समस्त देनदारियों और लेनदारियों का संबंध किस घाटे से? देखो यहाँ पर एक देश की समस्त लेनदारियों और देनदारियों, मैंने आपको भी बताया कि बजट घाटे का संबंध किसी वित्तीय वर्ष से होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या है? जैसे आने वाला वर्ष है कि इस वर्ष में हमारी अनुमानित आय ये है और अनुमानित व्यय ये है। अगर अनुमानित व्यय ज्यादा है अनुमानित आय से, तो उससे जो घाटा होगा उसको अपन बोलेंगे बजट घाटा। लेकिन अगर अपन कहें कि वो जो बजट घाटा है उसके साथ साथ में हम पिछले वर्षों की उधार को प्लस उस उधारी पर जो ब्याज चुकाया जाएगा उसको जोड़ दें, तो समस्त देनदारियों और लेनदारियों का जो उल्लेख है वो किस में किया जाएगा? राजकोषीय घाटे में। भाई बजट घाटे का संबंध तो एक वित्तीय वर्ष से माना जाता है, लेकिन राजकोषीय घाटे का संबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्लस पिछले वित्तीय वर्षों से है। अब उन वर्षों में कितना लिया कितना दिया, तो उसका जो बैलेंस है उस बैलेंस को ही क्या बोलेंगे अपन? राजकोषीय घाटा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी जितनी लेनदारी है उसकी अपेक्षा देनदारी ज्यादा होती है। जैसे भारत सरकार है, अब इसको लेना कितना है देना कितना है, तो अगर देनदारी बढ़ जाती है लेनदारी की अपेक्षा, तो वो जो घाटा होता है उस घाटे को यहाँ पर अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट का संबंध वर्तमान वर्ष से, पिछले वर्षों से, वर्तमान वर्ष के बजट घाटे से,
पिछले वर्षों में उधार जो राशि ली गई उससे, प्लस उस पर जो ब्याज चुकाएगा उससे है। तो अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा घाटा जिसका संबंध देश की समस्त देनदारियों और लेनदारियों से है, ऐसे घाटे को यहाँ पर बोलते हैं अपन राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? राजकोषीय घाटा। साथियों, हमारे परिष्कार कोचिंग सेंटर में शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए बैच शुरू हो रहे हैं सोमवार से, सभी विषयों के। तो इसमें आप पधारें, और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारे परिष्कार की जो फैकल्टी है बहुत ही अच्छी फैकल्टी, उत्कृष्ट फैकल्टी है। राजस्थान में कहीं भी ऐसी फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में मार्केटिंग करके कई इंस्टीट्यूट मतलब कई सारे अपने मतलब वो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी के दम पर हम बात करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी का लाभ लेने के लिए आप हमारे परिष्कार में पधारें। आपका हमारे परिष्कार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ में अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। सदैव इंटरनेट पर संचालित होता है, ये थोड़ा सा क्या है कि आपके सिलेबस में ई कॉमर्स का चैप्टर भी है तो उससे है। तो सदैव इंटरनेट पर क्या संचालित होता है? ई कॉमर्स, ई बिजनेस, उपर्युक्त सभी। तो आप इसमें क्या करेंगे? उपर्युक्त सभी। ई कॉमर्स भी होता है, ई बिजनेस भी होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। भाई आप जानते हैं कि इंटरनेट पर क्या चीजें नहीं होती है, सब कुछ होती है। तो इंटरनेट पर क्या संचालित होता है? ई कॉमर्स के बारे में तो आप जानते हैं, ई बिजनेस के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही होगा, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट पर क्रय विक्रय कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट पर क्रय विक्रय क्या कहा जाता है? इंटरनेट कॉमर्स। भाई इंटरनेट कॉमर्स, या इसको अपन ई कॉमर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई कॉमर्स। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट कॉमर्स। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार बातचीत और संबंधों का नेटवर्क होता है जहां भुगतानों का आदान प्रदान होता है, कोषों का स्थानांतरण होता है, या दोनों होता है, या इसमें से क्या है? मतलब कौन सा आंसर आपको? तो देखो आप बिल्कुल मतलब हमें पूरी आशा है कि वर्तमान का जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो भी काफी मतलब इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर भी बड़े ढंग से दे सकता है। ठीक है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा? वो इसमें होगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी? तो साथियों सबसे पहले देखते हैं अपन कि राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या। तो योजना आयोग के पैरेलल में एक संस्था काम करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसको सुपर कैबिनेट कहा, यानी ऐसी कैबिनेट जिसके पास जबरदस्त पावर है। तो वो जो कैबिनेट है वो किस व्यक्ति ने कहा? भाई सी डी देशमुख ने कहा, नेहरू ने कहा, के संथान ने कहा, या किसी और व्यक्ति ने कहा? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा के संथानन ने। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का नाम किसने दिया साथियों? के संथानन ने। हमारे परिष्कार के द्वारा इस सोमवार को सीईटी, पटवार, एलडीसी के बैच शुरू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहते हैं। तो आप हमारे परिष्कार में पधारें। परिष्कार की जो उत्कृष्ट फैकल्टी है, क्वालिटीदार फैकल्टी है, उसका लाभ उठाएं। और हमारे परिष्कार से कांटेक्ट करने के लिए जो ये नीचे फोन नंबर लिखे हुए हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो लेते हैं अपन। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिस विकास मॉडल पर आधारित है। भाई आपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो पढ़ा होगा। यो मान लीजिए कि अर्थशास्त्र में अगर किसी ने पंचवर्षीय योजनाएं नहीं पढ़ी तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। पंचवर्षीय योजनाएं अर्थशास्त्र की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। ठीक है। और आप भी जानते हैं कि हर प्रकार का जो एग्जाम है उसमें पंचवर्षीय योजनाओं का प्रश्न आता रहता है। तो उसमें ये प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, मतलब दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका विकास मॉडल क्या है। भाई आपने भी कभी कभी पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके कुछ विकास मॉडल हैं। विकास मॉडल का मतलब क्या है कि इन योजनाओं को बनाने में इस अर्थशास्त्री ने योगदान दिया, या इस अर्थशास्त्री की थ्योरी काम में ली गई, या इस व्यक्ति के द्वारा इस योजना को निर्देशित किया गया, या इस व्यक्ति ने इस योजना को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम से उन योजनाओं के विकास मॉडल हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको जनरली बता देता हूँ, कई सारे विकास मॉडल है।
डीपी धर मॉडल है, ठीक है ना, मनमोहन सिंह मॉडल है, और सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल है, पीसी महालनोबिस मॉडल है। तो यहाँ पर अपना प्रश्न ये है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है भारत की, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो विकास मॉडल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या नाम है? पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है ना। अब ये पीसी महालनोबिस के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान हुआ करता था कलकत्ता। तो ये जो पीसी महालनोबिस है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के चेयरपर्सन थे, और इनकी भूमिका दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने में महत्वपूर्ण रही। इसलिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसका विकास मॉडल कहा जाता है पीसी महालनोबिस। यानी ये नाम है पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या नाम है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो सही आंसर क्या होगा साथियों इसका? पीसी महालनोबिस मॉडल। अगला जो प्रश्न है वो ये है, योजना आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया था? योजना आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया था? भाई हमारे देश में योजनाओं को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है, कौन सी योजना है? पंचवर्षीय योजना है। तो अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि योजना आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया? भाई जवाहरलाल नेहरू ने दिया, या सीडी देशमुख ने दिया, या डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने दिया, या केसी नियोगी के द्वारा दिया गया? तो किस व्यक्ति ने योजना आयोग को बनाने का सुझाव दिया? तो इसमें सही आंसर होगा केसी नियोगी, ठीक है। क्या होगा? केसी नियोगी। तो केसी नियोगी के द्वारा अपने देश में योजना आयोग को गठन करने का सुझाव दिया गया। अब योजना आयोग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको और प्रश्न करने में भी मदद मिलेगी। योजना आयोग बनाया गया था मार्च 1950 में, ठीक है। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे एमएस अहलूवालिया, ठीक है ना। और आपको भी ध्यान होगा कि योजना आयोग के बाद में हमारे देश में नई संस्था या नया परिवर्तन किया गया और उसका नाम है नीति आयोग। तो योजना आयोग को अब बंद कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारियां दी। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना में की गई? पहली योजना में की गई, 8वीं में की गई, या प्लान हॉलीडे में की गई? तो साथ ही इसका सही आंसर होगा तीसरी योजना। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी योजना। और हरित क्रांति के बारे में कौन नहीं जानता? जो भी तैयारी करता है कंपटीशन की वो हरित क्रांति के बारे में जरूर जानता है। साथियों जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे देश में खाद्यान्नों का नितांत अभाव था। खाद्यान्नों का नितांत अभाव था। ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों के अभाव को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जून 1966 में, कब? जून 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का जो श्रेय जिस वैज्ञानिक को दिया जाता है उनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और हरित क्रांति के दौरान जो चुने हुए राज्य थे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, भला इनमें पूरे राज्य नहीं है, राज्यों के कुछ जिले शामिल हैं। तो ऐसे राज्यों को चुना गया जहाँ पर बढ़िया मिट्टी, सिंचाई की सुविधा, जलवायु वगैरह श्रेष्ठ थी। तो ऐसे राज्यों को खाद्यान्न उत्पादन के लिए चुना गया। और बाद में जब देखा गया कि हरित क्रांति से हमें क्या मिला, तो हरित क्रांति का जो रिजल्ट है वो ये रहा कि हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का उत्पादन स्थिर रहा और दालों का उत्पादन घटा। तो मैंने आपको इस प्रश्न के साथ में कई सारे पॉइंट भी दे दिए। भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किससे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है ना। हरित क्रांति कौन से खाद्यान्न के उत्पादन में सफल रही? तो मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का स्थिर रहा और दालों का उत्पादन घटा। तो सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा सफल रही? गेहूं के उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों इसमें, प्लान हॉलीडे का संबंध जिस अवधि से संबंधित है? प्लान हॉलीडे, ठीक है। प्लान हॉलीडे का संबंध जिस अवधि से संबंधित है। अब पहली बात ये कि प्लान हॉलीडे है क्या?
तो जो अपन पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं उसमें तीसरी और चौथी जो योजना है, कौन सी योजना, तीसरी और चौथी जो योजना है, तीसरी और चौथी योजना के बीच में 3 वर्ष का विराम आ गया था। यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने देश में सबसे असफल योजना कही जाती है। उस समय भारत पाक युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया और कई प्रकार की और भी विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से फेल हो गई। अब तीसरी योजना जब पूरी तरह से फेल हो गई और अगली योजना चौथी योजना लागू होनी थी 1 अप्रैल 1966 से, तो उस योजना को लागू करने के लिए अपने पास पर्याप्त पैसा नहीं था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्ष के लिए रोक दिया गया। यानी 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 एक वर्षीय योजनाएं बनाकर हमने काम चलाया। तो पंचवर्षीय योजनाओं में इस अवधि को, 3 साल की जो अवधि है, इस अवधि को प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको अभी इसमें बता दिया कि प्लान हॉलिडे का संबंध कब से है, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। तो इसकी अवधि क्या होगी साथियों, 1966 से 1969। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, डी। आप हमारे पुरस्कार में पधारिए। पुरस्कार में सीईटी, आरएस, पीएसआई सबके बैच चल रहे हैं और प्रत्येक सोमवार से नए बैच शुरू होते हैं। इस सोमवार से भी नए बैच शुरू होने वाले हैं, इससे जो आ रहा है, ठीक है ना। तो आप हमारे पुरस्कार में सुधारें और पुरस्कार की जो उत्कर्ष फैकल्टी है, क्वालिटीदार फैकल्टी है, उनका जबरदस्त अनुभव प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को साकार करिए, क्योंकि जब तक सही गुरु नहीं मिलेगा तब तक सफलता मिलना सुनिश्चित नहीं है। तो हमारे पुरस्कार में बढ़िया फैकल्टी है, उसका अनुभव लेने के लिए आप जरूर पधारें, आपका स्वागत है। और ये नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर है प्लस हमने एड्रेस लिख रखा है, ये आपको दिख ही रहा होगा, रिद्धि सीधी चौराहा, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, ठीक है, जरूर पधारें। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। इसमें भारत में जूट उद्योग के केंद्रीकरण की अनुकूल दशाएं किस राज्य में। बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, लेकिन इस जूट उद्योग से संबंधित प्रश्न बार बार आता रहता है। तो भारत में जूट उद्योग के केंद्रीकरण की अनुकूल दशाएं किस राज्य में है। तो पहला पॉइंट ये है कि भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट अपन ये देखें कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। देश तो बांग्लादेश है। और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में पानी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जूट उद्योग के लिए प्रचुर पानी की आवश्यकता होती है। जूट उद्योग के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इनमें जो श्रमिक है वो भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। जूट उद्योग के लिए बंदरगाह की जरूरत है, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ जूट है या जूट से संबंधित माल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बंदरगाह की आवश्यकता है। तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह भी है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। वहां पर सस्ते श्रमिक भी मिलते हैं और पानी की प्रचुरता भी है, बंदरगाह भी है। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रस्तुत करती है। ऐसी स्थिति में सही आंसर कौन सा होगा साथ ही इसमें, पश्चिमी बंगाल। अगला जो पॉइंट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। ये भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग पढ़ते हैं उसमें है कि भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर या दक्षिण का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो मैनचेस्टर है वो तो कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर तमिलनाडु को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर उत्तर प्रदेश को, और अगर राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो इसी में इसका आंसर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। तो कोयम्बटूर ए, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं अपन, MRTP अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीएसआई में भी आता है, आरएस में भी आता है, और जो सीईटी का सिलेबस है, देखो साथियों सीईटी के सिलेबस में पूरा आरएस प्री का या पीएसआई का सिलेबस है डीटो, एक लेस मात्र भी उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसमें पढ़ते हैं अपन इसको। तो MRTP अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है। अब पहली बात ये कि MRTP क्या है, तो चलो पहले इसमें अपन देख लेते हैं
कि MRTP अधिनियम का संबंध कौन से वर्ष से, तो 1969 से, ठीक है, 1969 से। अब यहाँ पर ये जो MRTP एक्ट है, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, ठीक है, यानी एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, यानी एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। यानी कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों के साथ में गलत व्यवहार न करे, छल बल का प्रयोग न करे, और इस प्रकार का व्यवहार न करे कि छोटी कंपनियां मार्केट से आउट हो जाए। ऐसी स्थिति में छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से बचाने के लिए इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया 1969 में, और इसको लागू किया गया था 1970 में। मैं आपको इसके बारे में एक सरल पॉइंट बता देता हूँ। MRTP एक्ट के अनुसार अगर कोई भी कंपनी अपना व्यवसाय विस्तार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का करती थी, पहले की बात है, अब तो है नहीं, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का करती थी, तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। वह सरकार से अनुमति लेना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कहीं बड़ी कंपनी के द्वारा अपना जो व्यवसाय विस्तार है, व्यवसाय विस्तार किया जा रहा है, उसके व्यवसाय विस्तार करने से कहीं छोटी कंपनी पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी से बचाने के लिए इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय अपने देश में निजी सेक्टर की जो कंपनियां थी उनका अभाव था। धीरे धीरे अपने देश में छोटी छोटी कंपनियां बन रही थी, तो उन छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से बचाने के लिए इस प्रकार का प्रिवेंटेशन किया गया, मतलब इस प्रकार का उपाय किया गया, इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया कि कोई भी कंपनी अगर अपना व्यवसाय विस्तार 100 करोड़ से ज्यादा का करती है, वे 100 करोड़ से ज्यादा का करने से क्या होगा कि उस कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी, और उस कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी तो छोटी कंपनी को नुकसान होगा, वो मार्केट से आउट हो सकती है। तो छोटी कंपनी को बचाने के लिए इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया था, जिसको कहा जाता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, यानी एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। तो किस वर्ष बनाया गया था, 1969। अगला जो प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कौन से वर्ष की गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 1990। कौन सा होगा, 1990। और ये जो सिडबी मैंने लिखा, इसका पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। पूरा नाम क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई, तो 2 अप्रैल 1990। तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई। और इसका जो हेड ऑफिस है, ये भी प्रश्न आ जाता है, यानी सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो लखनऊ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिडबी की स्थापना कब की गई, तो 2 अप्रैल 1990 को की गई, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं साथियों अपन। हमारे पुरस्कार में रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के बैच भी शुरू है, तो नए बैच सोमवार से शुरू है, आप इसमें पधारें। एड्रेस आपके सामने दिया हुआ है, रिद्धि सिद्धि चौराहा, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास, ठीक है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, ये प्रश्न कौन से चैप्टर में से है, तो साथियों आपके सिलेबस में भारतीय औद्योगिक विकास, भारतीय औद्योगिक विकास में अपन लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। और लौह इस्पात में ये कि भारत में जितने भी सरकारी कंपनियां हैं लौह इस्पात से संबंधित, उन सबको चलाने के लिए एक बड़ी मुख्य कंपनी बनाई गई है, जिसको कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है, सेल। बड़ी जो कंपनी है भारत सरकार की, जो पूरे देश में लौह इस्पात कारखानों का संचालन करती है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, नाम क्या है इसका, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, कभी कभी इसका स्थापना वर्ष ही पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, 1974 में, ठीक है। सेल क्या है, भारत सरकार की बड़ी कंपनी है,
जो सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखानों का संचालन और नियंत्रण करती है। ठीक है ना। साथ ही इस प्रकार से कहा जाता है कि ये जो कंपनी है भारत सरकार की पूरे विश्व की लौह इस्पात कंपनियों में से 7वें नंबर की कंपनी कही जाती है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो इसका नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में की गई। ठीक है। और एक ये मारतन कंपनी भी है, तो ये भी है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई? भाई मैं आपको क्या है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें इस प्रकार से बताता हूं क्लास में भी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे अलग अलग देशों की सहायता से। जैसे भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया रूस की सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो जर्मनी की सहायता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? निजी क्षेत्र में। तो आप जानते हैं कि भारत में तो लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत ही निजी क्षेत्र में हुई थी, इसके बाद में सरकारी क्षेत्र में हुई। 1923 में जो भद्रावती है कर्नाटक में, वहां पर सरकारी क्षेत्र का पहला कारखाना स्थापित हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निजी क्षेत्र का प्रथम लौह इस्पात कारखाना। तो यहाँ पर देखो कि भिलाई की स्थापना भी बाद में हुई, दुर्गापुर की स्थापना भी बाद में हुई, राउरकेला भी बाद में हुई। लेकिन यहाँ पर है जमशेदपुर। जमशेदपुर की जो स्थापना है वो 1907 में, और कौन सी कंपनी के द्वारा? टिस्को के द्वारा। टिस्को, TISCO, टिस्को के द्वारा की गई। ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी अपने देश के एक बहुत बड़े मतलब उद्योगपति थे जिनका नाम था जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित की गई 1907 में और निजी क्षेत्र में। तो भारत का निजी क्षेत्र का पहला कारखाना कौन सा होगा? जमशेदपुर। ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका? जमशेदपुर। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नीति आयोग के वर्तमान में सदस्य सचिव कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में सदस्य सचिव भाई मोंटेक सिंह अहलूवालिया है, या BVR सुब्रमण्यम है, या C रंगराजन है? कौन से है? तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया यानी MS अहलूवालिया ये तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, पर योजना आयोग अब है नहीं। ठीक है। योजना आयोग के बाद में नीति आयोग स्थापित किया गया। तो नीति आयोग के वर्तमान में सदस्य सचिव कौन है? C रंगराजन है नहीं इसमें। तो नीति आयोग के सदस्य सचिव कौन है इसमें? तो यह है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है ना। तो नीति आयोग के वर्तमान सदस्य सचिव है BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में वो है सुमन के बेरी। ध्यान रख ले आप, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सदस्य सचिव कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की बातें हैं। स्कूल व्याख्याता वाणिज्य के नए बैच प्रारंभ है। हाँ, हमारे परिष्कार में स्कूल व्याख्याता वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए नए बैच प्रारंभ है सोमवार से। तो आप हमारे इस मतलब कोचिंग में जरूर पधारें। इसी के साथ मैं आज इस क्लास को समापन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।